दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज हम 10वीं कक्षा साइंस के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 1 लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और कुछ स्मरणीय तथ्य को देखेंगे। अगर इस बार आप मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी फ्रेंड्स कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले कुछ स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स चैप्टर का नाम है प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे देखिए फ्रेंड्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। देखिए प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लाइट कहते हैं। तो प्रकाश कहते हैं किसे फ्रेंड्स? तो देखिए प्रकाश है जो एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रकाश है जो एक प्रकार की ऊर्जा है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी विभिन्न प्रकार का जो ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं जैसे कि विद्युत बल्ब, ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हाँ, घर में जो विद्युत बल्ब लगा रहता है फ्रेंड्स उसमें क्या करते हैं हम लोग? विद्युत देते हैं फ्रेंड्स, तो विद्युत को किस ऊर्जा में बदल देता है विद्युत बल्ब? तो प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। उसी तरह से देखिए लालटेन लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा, देखिए लालटेन और लैंप में क्या तेल में होता है जो संचित रासायनिक ऊर्जा होता है, उसको जलाते हैं तो उसमें किस में बदल देता है फ्रेंड्स? तो प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछे कोई कि प्रकाश क्या है तो एक प्रकार का ऊर्जा है फ्रेंड्स जो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा को बदल करके प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए ये सब स्मरणीय तथ्य सभी को याद रखें फ्रेंड्स, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। आगे चल के इस वीडियो में हम 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले फ्रेंड्स। तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगा, दिया रहेगा फ्रेंड्स आपको। तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। निर्वात मतलब समझे फ्रेंड्स, देखिए वात मतलब क्या होता है? हवा होता है, और निर्वात यानी जहां पे हवा बिल्कुल नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है। अगला है पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से जब प्रकाश टकरा करके वापस लौट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है? तो देखिए इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। याद रखिए फ्रेंड्स, प्रवर्तन को रिफ्लेक्शन कहा जाता है जबकि अपवर्तन को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन देखिए किसे कहते हैं कि प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि प्रकाश की किरण है जो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, जैसे मान लीजिए कि शीशा है, शीशा पारदर्शी माध्यम है तो उससे क्या होता है? पार करता है। तो जब उस समय पार करता है फ्रेंड्स तो उसमें क्या होता है? उसका दिशा में परिवर्तन हो जाता है या मुड़ जाता है फ्रेंड्स, तो वही प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट है फ्रेंड्स प्रतिबिंब। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है फ्रेंड्स, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। और देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको, ट्रिक से याद रखें। देखिए काल्पनिक कल्पना करना, आभास करना, यानी कि कल्पना करना, सोच रहे हैं किसी के बारे में, उसी तरह से आभास हो रहा है। तो देखिए काल्पनिक से आपको आभासी पकड़ा जाएगा, आप कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कल्पना कर रहे हैं यानी कि आभास हो रहा है, दोनों एक ही जैसा लग रहा है फ्रेंड्स, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ये सब पॉइंट याद रखिए फ्रेंड्स कि देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको याद कर ले हमेशा के लिए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। जैसा वस्तु है उसका जस्ट उल्टा होता है, किसमें? वास्तविक प्रतिबिंब में। जबकि आपका काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ठीक है। वास्तविक में उल्टा होता है और काल्पनिक के आभासी में सीधा होता है। तो ये सब पॉइंट याद रखें, आगे आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। अगला पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न है जो आपको कंपटीशन में भी काम देगा फ्रेंड्स। वास्तविक प्रतिबिंब जो सिनेमा हॉल होता है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि वहाँ पर पर्दे पर जो प्रतिबिंब उतारा जाता है तो कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रश्न पूछा जाएगा कभी आपसे तो बता सकते हैं कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है जो दर्पण के आगे बनता है या पीछे बनता है? तो किधर बनता है फ्रेंड्स? पीछे बनता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है?
अगला पॉइंट है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जो समतल दर्पण होता है तो वस्तु जैसा है फ्रेंड्स उसकी अपेक्षा सीधा बनता है, परंतु प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए फ्रेंड्स, घर में जो दर्पण होता है उसमें देखिएगा कोई लेटर को वहां पर रखेगा फ्रेंड्स, तो देखिए वो लेटर जैसा उस तरह से बनेगा, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। क इस तरह से लिखा है फ्रेंड्स, तो उसमें देखिएगा तो उल्टा हुआ रहेगा। तो कहने का मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा तो सीधा बनता है, लेकिन परंतु प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, क ऐसे है तो इसमें करके कैसा रहेगा, इस तरह से उलट करके लिखा हुआ रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स नया नया चैनल है, आप लोग का लाइक और आप लोग का शेयर क्या मेरा हौसला बढ़ाता है फ्रेंड्स। इससे क्या मैं और अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, देखिए समझते चलिएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जल्दी जल्दी में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, तो थोड़ा वक्त देते चलिए ताकि मैं आपको समझाते चलूँ। पहला है, निम्न में से कौन प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है? प्राकृतिक नेचुरल सोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेचुरल सोर्स जिसे मानव नहीं बनाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, ये इसे मानव नहीं बनाया है। बाकी मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि निम्न में से प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो सूर्य है जो प्राकृतिक स्रोत है। देखिए यहाँ नोट्स में लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये भी याद रखें कि बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित यानी मैन मेड स्रोत है। ये सभी है जो मानव निर्मित स्रोत है, जबकि सूर्य है जो क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स है। सवाल नंबर 2 आपका है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए ये इसका परिभाषा मैंने बताया था कि जब प्रकाश एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने जो पथ पर चलता है, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, जो पथ से चल रहा है वहां से विचलित हो जाती है यानी मुड़ जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की जो किरणें होती है वो हमेशा कैसे गमन करती है फ्रेंड्स, सीधी रेखा में गमन करती है। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? जो प्रकाश की किरण है उसके समूह को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो कहेंगे किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं फ्रेंड्स? 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 है कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रवर्तन का 2 नियम होता है उससे क्या निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर गेस करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रवर्तन के नियम में कहा गया है फ्रेंड्स कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है। तो विरल माध्यम में प्रकाश का जो है चाल अधिक होता है फ्रेंड्स, और सघन माध्यम में कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि निर्वात हो गया जो विरल माध्यम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से कांच है तो क्या हो, सघन माध्यम ज़्यादा सघन है, तो इस तरह से याद रखिएगा। तो कह रहा है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होती है? तो यह है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे याद जरूर रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में अधिकतम होता है। ठीक है, चूंकि निर्वात है जो विरल माध्यम है, ठीक है, और कांच है जो क्या है फ्रेंड्स, सघन माध्यम है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होगा? कांच में हो जाएगा। ठीक है, यही अगर से पूछा जाए आपसे कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो निर्वात में हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में होता है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स,
सवाल नंबर 9 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है। अभी मैंने बताया कि प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम होते हैं फ्रेंड्स, और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होता है। सवाल नंबर 10 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कंपटीशन में आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स। अभी से इस चैनल पर बने रहिए, आप 10वीं पास करते करते कंपटीटिव हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक चैनल है फ्रेंड्स मास्टरमाइंड ऑफ जीके, जिसपे कंपटीशन की तैयारी किया जाता है फ्रेंड्स, तो मैं उसी लेवल से अभी से आपको पढ़ाऊंगा। सवाल नंबर 10 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। देखिए, पानी से अगर भरी बाल्टी है तो उसमें जो गहराई है उसका आकलन आप सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कम पड़ेगा, गहराई ज़्यादा रहेगा लेकिन आपको मालूम पड़ेगा कम। तो ऐसा किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, कंपटीशन में पूछा जाता है। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, यहाँ पर एक और पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पानी से भरे किसी बर्तन में कोई वस्तु जैसे सिक्का पड़ी हो तो वह थोड़ी ऊपर उठी प्रतीत होती है। आप प्रयोग करके देखिएगा फ्रेंड्स कि कोई बाल्टी ले लीजिए, उसमें सिक्का डाल दीजिएगा तो जो सिक्का रहेगा थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये भी किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ठीक है, तो सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ उत्तल दर्पण भी दिया हुआ है तो इसमें कंफ्यूजन होता है, तो उत्तल लेंस का, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। देखिए, प्रकाश तरंग है जो किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाए, ग्रुप 2 में कितने बार पूछा गया है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो देखिए प्रकाश तरंग है जो एक कैसा है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 कि मोटर गाड़ी के चालक के बगल में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग मोटर पे बढ़े, बाइक पे देखिए बैठते हैं तो साइड में एक दर्पण लगा हुआ रहता है, तो कौन सा दर्पण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्यों लगा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब है जो सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु से छोटा बनेगा तभी तो पीछे का साइड ज़्यादा कवर होगा फ्रेंड्स। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मोटर गाड़ी के जो चालक है उसके बगल में जो साइड मिरर रहता है वो किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, यही कारण है कि जो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। हेडलाइट फ्रेंड्स जो रात में हम जला करके जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, जो बल्ब आगे लगा रहता है, तो उसमें किसका होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, मोटर कार का जो हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 आपका है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, लेंस की क्षमता यानी शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स, डायऑप्टर में मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता किसमें मापा जाता है, तो डायऑप्टर में मापा जाता है। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि किस दर्पण द्वारा, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण के द्वारा। ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है और छोटा होता है, इसीलिए इसको साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखें कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, तो अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा बनता है। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यही कारण है कि हजामत सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ये भी प्रश्न आपको आगे आएगा फ्रेंड्स कि जो हजामत नाई होता है जो सैलून में लगा कर रखता है, तो कौन सा दर्पण लगाता है, अवतल दर्पण को लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों लगाता है कि इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब होता है जो क्या होता है, बड़ा बनता है। ठीक है, ताकि उनको देखने में आसानी हो और बाल का कटिंग आराम से कर सके। तो याद रखिएगा, हजामत नाई सब यूज करता है कौन सा, अवतल दर्पण का। चलिए सवाल नंबर 18 कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा होता है, कैसा होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा सीधा होता है, वास्तविक हो जाए जो उल्टा होता है। पहले मैं बता दूंगा फ्रेंड्स, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए फिर यहाँ एक प्रश्न आ जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा, तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है, जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए वही क्वेश्चन को फिर से घुमाया है फ्रेंड्स, आभासी यानी काल्पनिक और छोटा बनता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में है जो प्रतिबिंब आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक होती है फ्रेंड्स, तो देखिए फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण का क्या होता है, धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो याद रखिएगा। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की। देखिए इसको ट्रिक से याद रखें, उत्तल यानी उत्तम होता है, उत्तम यानी पॉजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ट्रिक बैठा ले। तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण, यानी उत्तम दर्पण उत्तम होता है यानी धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और आपका बच गया क्या, अवतल दर्पण, तो इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। अभी बताया हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अभी बताया था फ्रेंड्स अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें वास्तविक और बड़ा बनता है प्रतिबिंब, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो जो सोलर कुकर होता है फ्रेंड्स, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अवतल दर्पण में हमेशा है जो प्रतिबिंब वस्तु से, बिंब से यानी वस्तु से बड़ा बनता है। तो जिसमें इसमें नाक कान का जांच करना है फ्रेंड्स, तो चूंकि बड़ा दिखेगा तभी तो डॉक्टर इसका उपयोग करेगा। तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। तो ध्यान रखिएगा रोगियों के नाक, कान, गले आदि जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट फ्रेंड्स जिसे टॉर्च हो गया, उसको क्या कहते हैं, सर्च लाइट कहते हैं। तो उसका जो परावर्तक सतह होता है कैसा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, जिस तरह से हेड लाइट में जो गाड़ी का जो आगे का होता है लाइट होता है, हेडलाइट, उसमें होता है अवतल दर्पण, उसी तरह से सर्च लाइट का जो भी परावर्तक सतह होता है कैसा होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये पार्ट 1 था आपका प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन का पार्ट 1 वीडियो था। इसमें हमने 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखे हैं। पार्ट 2 शाम तक लोड कर दूंगा फ्रेंड्स, उसमें भी 25 प्रश्न को देखेंगे। ये 50 प्रश्न आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो इससे आपका परीक्षा में एक प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।